साथियों नमस्ते। तो कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा सत्र 2024 का जो मॉडल पेपर है वो आ चुका है और इसके आधार पर जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें समय अवधि जो है वो 2.5 घंटे की होगी और टोटल 80 नंबर में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो इसका पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 1 है 2/7 इंटू 0 का मान है। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से जब हम गुणा करते हैं तो उसका उत्तर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलो दूसरा प्रश्न है समीकरण 3x-1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा। तो देखो हम जानते हैं कोई भी समीकरण जो होती है उसमें बराबर का निशान होता है और बराबर की जो ये वाली साइड है इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं और इस वाली साइड को हम दायां पक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम LHS बोलते हैं और इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो बराबर के इधर हमें कौन सा पक्ष दिया है, 3x-1 और दायां पक्ष क्या दिया है, 14। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो 3x-1 है वो कौन से पक्ष में है, बाएं पक्ष में है। तो बायां पक्ष हमारा कौन सा है, 3x-1, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो हम जानते हैं आयत और वर्ग दोनों ही ऐसी आकृतियां हैं जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री ए। प्रश्न 4 है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी हमें 9 का वर्ग बताना है। तो आपको 1 से 25 तक वर्ग याद होने चाहिए, है ना। तो 9 के वर्ग का मतलब क्या होता है, 9 का वर्ग का मतलब होता है 9 की घात 2 और 9 की घात 2 का मतलब 9 का 9 से गुणा। तो 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। अब यहाँ 9 की जगह आपको 21 का पूछे, 21 का वर्ग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 21 की घात 2 यानी 21 गुणा 21 और इसका उत्तर कितना आएगा, 441। कितना आएगा, 441। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 से 25 तक वर्ग याद कर लेने हैं। ठीक है, चलो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 81 डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है संख्या 5 की घन संख्या होगी। तो आपको 1 से 10 तक घन याद कर लेने हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं चैप्टर में समझा चुका हूँ। तो अगर आपको मेरा संपूर्ण कोर्स देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर कक्षा 8 गणित का संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का घन कैसे निकालना है पहले वो समझ लो। तो देखो 5 का घन इसका मतलब होता है 5 की घात 3, वर्ग का मतलब घात 2 और घन का मतलब घात 3 और 5 की घात 3 का मतलब 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, 125। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 125। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब प्रश्न 6 है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर खाली जगह कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, छूट कहते हैं। छूट का सूत्र क्या है, बट्टे का सूत्र होता है, चाहे आप बट्टा बोलो या इसको छूट भी बोलते हैं। इसका सूत्र है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बट्टा ए। फिर अगला प्रश्न है एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो इसमें से एक पद क्या होता है। तो देखो पहले तो ये बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं और उसमें पद क्या होते हैं वो सारी चीज हम समझ लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि चर क्या होता है, चर x, y, z जिसका मान हमें पता नहीं होता उनको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है, चर हो गए। और अचर क्या है, जितनी भी हमारी संख्या है वो हमारी संख्याएं क्या है, अचर, जैसे 5, 6 ये सब हमारी संख्याएं हैं। अब ये व्यंजक बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब इन चर और अचर को हम गणितीय संक्रिया से संयोजित करते हैं, यानी इनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग का निशान लगाते हैं। जैसे मान लो एक x है और यहाँ पर एक संख्या ले ली 5 और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया यानी प्लस का निशान लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, व्यंजक बन गया। और अब पद कब बनता है, जब इनके बीच में प्लस और माइनस का निशान आता है तब पद बनता है। जैसे यहाँ x + 5 है तो ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, अगर यहाँ x की घात 2 माइनस 3x + 4 होता तो यहाँ माइनस और प्लस आने के कारण यहाँ कितने पद बन गया, 1,
2 और 3, कितने पद बन गए? 3 पद बन गए। तो जब भी इन चरों और अचरों के बीच में प्लस माइनस आता है तब हमारे पद बनते हैं। तो यहाँ हमें एक पदीय बीजीय व्यंजक बताना है, यानी जिसमें केवल एक पद हो। तो देखो यहाँ पर एक पद है, यहाँ 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है और यहाँ 3 पद है। तो एक पद कौन सा हो गया? हमारा ऑप्शन ए 4x, ये एक पदी है। तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है 0.000035 संख्या का मानक रूप होगा, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे और जो भी उत्तर आएगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ हमें प्रश्न दिया है 0.00003 और 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने पर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो क्योंकि इसके पीछे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 और 6, और उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि इसके नीचे कितना आ गया? 10 लाख आ गया। अब इस 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो इसको लिख सकते हैं। अब देखो 0.00 इनका तो कोई मतलब रहा नहीं, पॉइंट हमने हटा दिया। तो ऊपर कितना बचा? 35, और नीचे कितना आ गया? 10 की घात 6। इसको हम घात में क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 6, यानी 1 के पीछे कितने जीरो है? 6 जीरो है। अब मानक रूप में हमेशा क्या करते हैं? 3 और 5 के बीच में पॉइंट लाते हैं, यानी मानक रूप में हमें हमेशा पॉइंट के आगे एक संख्या होनी चाहिए, ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पॉइंट लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं 35 में 10 का भाग दूँ तो क्योंकि नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़ के मैं क्या लगा सकता हूँ? पॉइंट लगा सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 3.5, है ना। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, 10 अलग कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 10 अलग करूँगा, यानी एक जीरो अलग करूँगा, तो यहाँ कितनी घात बच जाएगी? 5 घात बच जाएगी। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 35/10 इंटू 10 की घात 5। ठीक है, वापस गुणा करेंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 35/10, यानी 35 में जब मैं 10 का भाग दूंगा तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3.5/10 की घात 5। ठीक है, अब ये जो 10 की घात 5 है ये अभी किस में है? भाग में है। तो जब इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो ये गुणे में आ जाएगा, लेकिन जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये जो प्लस की घात है वो ऊपर आके क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। यानी इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? 3.5 इंटू 10 की घात -5, ये इसका मानक रूप आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उत्तर क्या है? 3.5 इंटू 10 की घात -5, ये इसका उत्तर होगा। तो देखो ऑप्शन सी में हमारा उत्तर आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। यानी जो आपके पेपर आएगा इसमें आपको जो यह कोष्टक देंगे, यहाँ आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। ठीक है, अब हम अति लघुरात्मक प्रश्न 9 से 12 करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो इस गुणधर्म का नाम है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। अब ये है क्या? तो इसको समझो। -19/29 जो है, ये -19/29 जो है, इसका प्रतिलोम मुझे चाहिए। क्या चाहिए? प्रतिलोम चाहिए। तो प्रतिलोम का मतलब होता है इसको उल्टा कर दो। ठीक है, इसका उल्टा, यानी 29 नीचे है तो 29 को ऊपर लेके आ जाओ, -19 ऊपर है तो -19 नीचे आ जाएगा। और जब भी हम इस संख्या का इसके प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो हमें उत्तर हमेशा कितना मिलता है? 1 मिलता है। उत्तर हमेशा कितना मिलता है? 1 मिलता है। जैसे -19/29 और इसका गुणा मैं इसके प्रतिलोम यानी कि 29/-19 से करूँगा तो -19 का भाग 1 बार गया, 29 में 29 का भाग 1 बार गया, और 1/1 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। जैसे और समझो, मैंने एक संख्या ली 2/3, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? इसका प्रतिलोम होगा 3/2। और जब इस संख्या को इसके उल्टे यानी इसके प्रतिलोम से मैं गुणा करूंगा, यानी 2/3 को मैं 3/2 से गुणा करूंगा तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा और सब कट जाते हैं तो उत्तर कितना आता है? 1 आता है। यानी जब भी हम किसी संख्या का उसके प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो हर कंडीशन में हमारा उत्तर कितना आता है? 1 आता है। और इसी गुणधर्म को
गुणन के अंतर्गत क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म कहते हैं। तो ये इसका उत्तर है। प्रश्न 10 है 5x + 9 = 5 + 3x को हल कीजिए, यानी हमें समीकरण को हल करना है। तो देखो हमें प्रश्न दिया है, इसमें हमें क्या करना है, बराबर के बाईं ओर चर को रखना है, और चर यहाँ पर क्या है x, यानी कि यहाँ 5x है और यहाँ 3x है। तो चर को हमें एक साइड में लाना है और जो संख्या है यानी कि अचर है उसको इस साइड में लाना है। तो देखो यहाँ पर 5x अपनी जगह पर है, 3x को हम इधर लाएंगे। तो हम नियम जानते हैं समीकरण के, अगर ये प्लस का है तो बराबर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5x अपनी जगह पर है, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो गया। बराबर अपनी जगह पर है, 5 भी अपनी जगह पर है। अब संख्या को हमें इधर लाना है, यानी चर इधर और संख्या इधर। तो ये प्लस का 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना बचा भाई, 2x। और 5 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचा, 4 बचा। लेकिन यहाँ देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेगा लेकिन उत्तर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है। समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो हमें x का मान चाहिए और यहाँ 2x है और इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणा है ना, यानी यहाँ 2 गुणे में है तो 2 को हम उधर भेजेंगे। तो ये गुणे में है तो इधर किस में आएगा, भाग में आएगा, है ना। तो x और -4 अपनी जगह पर है, हम 2 को उधर भेज रहे हैं तो 2 भाग में यानी कि बट्टे के नीचे आएगा। अब इन दोनों में 2 का भाग जाता है तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1 का मतलब होता है 2। तो हमारा उत्तर क्या है, -2, यानी x बराबर हमारा उत्तर मिल गया -2। ठीक है, यह आपका सॉल्यूशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 11 है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें संख्या दी है इनका जब हम घन करेंगे तो इनके घन का जो इकाई अंक है वो क्या होगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को समझो। जैसे यहाँ हमें प्रश्न क्या दिया, 3331, तो इसका हमें क्या करना है, घन करना है। घन का मतलब ऊपर घात 3, यानी कि 3331 गुणा 3331 गुणा 3331। जब इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में इसका जो भी उत्तर आएगा, ठीक है, तो लास्ट में इकाई अंक क्या होगा केवल हमें वो बताना है। तो जब भी ऐसा आपको प्रश्न पूछे तब आप इस संख्या का जो इकाई अंक है 3331 का इकाई अंक क्या है, 1, तो केवल 1 का घन करके देखो, वही इसका इकाई अंक होगा, वही इसके घन का क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो 1 की घात 3 का मतलब हो गया 1 गुणा 1 गुणा 1, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमें संख्या दी है 3331 के घन का जो इकाई अंक है, इकाई अंक वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और दूसरी संख्या क्या है, 1027 के घन का इकाई अंक हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका लास्ट वाला अंक है 7, उसका घन करके देखो। तो 7 का घन करो, तो 7 का घन मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो 7 साथी कितना हो गया, 49 हो गया। और 49 का फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63, हासिल का 6, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो गया, 34। कितना हो गया, 34। तो उत्तर आया 343। तो अब 343 में इकाई अंक कितना आ रहा है, 3। तो इस संख्या का यानी कि 1027 का जब हम घन करेंगे तो इकाई अंक हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात का मतलब होता है 15 में हमें 45 का भाग देना है और फिर इनको हमें सरल, जिससे भी दोनों में कॉमन संख्या का भाग जाए उससे दोनों को विभाजित करना है। जैसे हमें यहाँ पर पहले कौन आ रहा है, भारती आ रही है, फिर क्या आ रहा है, मीनाक्षी आ रहा है। तो भारती को बट्टे के ऊपर लिखेंगे और मीनाक्षी को बट्टे के नीचे लिखेंगे। यानी एक तरफ तो दी हमें भारती और दूसरी तरफ हमें क्या दी है, मीनाक्षी। तो अनुपात का ये चिन्ह होता है, दूसरी तरफ हमें क्या दी है, मीनाक्षी। अब जो भारती है उसका हमें, उसके पास कितने पेन है, 15 पेन, तो यहाँ आ जाएगा 15।
अनुपात। मीनाक्षी के पास कितने पेन है? 45, तो यहाँ आ जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे? 15 और 45, यहाँ ध्यान देना आप थोड़ा। 15 को ऊपर लिखेंगे, 45 को नीचे लिखेंगे। अब देखो इन दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है? इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो चलो हम 5 का भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15। इसमें भी 5 का भाग देंगे, तो 5 नम 45। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का, तो 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। कितना आया? 1/3। यानी कि जब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार भाग गया? यहाँ पर इसका जो सरल अनुपात आया वो आया 1, और यहाँ सरल अनुपात कितना आया? 3। ठीक है, आप सीधा 15 का भी भाग दे सकते थे। 15 एकम 15 और 15 तिया 45। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब हमें लघुरात्मक प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 13 जो है, देखो 4 नंबर का प्रश्न है, और प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर राइट अंकित कीजिए, यानी सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है a की घात m इंटू बी की घात m का मान a b कोष्टक m होगा। तो ये कथन हमारा क्या है? सही है, सत्य है। क्यों है? अब इसको समझो। तो देखो, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो चैप्टर कराने से पहले ये सारे नियम मैंने बताए थे, फिर भी मैं एक बार वापस बता देता हूँ। देखो यहाँ पर प्रश्न है a की घात m इंटू बी की घात m। तो यहाँ पर देखो, क्या दोनों की घात सेम है? बिल्कुल, दोनों की घात सेम है। तो दोनों को मैं कोष्टक के अंदर लिख देता हूँ, a और b को गुणे में, a इंटू बी। और क्योंकि दोनों की घात सेम है तो ये कॉमन आ जाएगी, यानी कोष्टक के बाहर घात हमारी क्या आ गई? कॉमन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या है? सत्य है। ए बी, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणे का निशान है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ए बी और कोष्टक ऊपर घात क्या आ गई? m आ गई। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। अब दूसरा प्रश्न है 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा। तो ये कथन हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हमें किसी भी संख्या की घात दी जाती है, जैसे यहाँ पर है 10 की घात 24, तो ये जो 10 होता है, ये जो 10 होता है, ये हमारा आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। और ये जो ऊपर 24 है, इसको हम क्या बोलते हैं? घात या घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 24 घात है, न कि आधार है। जबकि ये क्या कह रहा है? 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा? नहीं, आधार का मान क्या होगा? 10 होगा। इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। नेक्स्ट है -5 की घात -4 इंटू -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा क्या? तो इसको हम सरल करते हैं। देखो, अभी हमने जस्ट ऊपर नियम पढ़ा है। नियम क्या पढ़ा है? कि जब भी घात समान हो तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, -5 की घात भी है, अच्छा यहाँ -4 है, और गुणे में यहाँ -5 की घात कितनी है? -2 है। ये नियम नहीं लगेगा। यहाँ आधार समान है और घातें अलग अलग है, और दोनों किस में है? गुणे में है। तो हम जानते हैं कि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातों को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, यानी इनके बीच में प्लस का निशान आएगा। तो चलो यहाँ पर इसको कैसे, देखो मैं नियम बता देता हूँ। हमने पढ़ा है a की घात m इंटू a की घात n है। तो यहाँ देखो, आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो इस केस में हम a की घात m प्लस n कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? नियम है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, आधार समान है तो आधार तो कितना हो गया? -5 हो गया, और घातें अलग अलग है तो दोनों को जोड़ेंगे। तो एक घात तो है -4 और दूसरी घात हमारी क्या है? -2, और यहाँ इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। तो -5, अब देखो यहाँ पर माइनस की घात 4 है, और प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, कोष्टक हटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब -4 और -2, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। तो ये हो गया -5, और घात कितना आ जाएगा? -6। तो ये उत्तर आ रहा है क्या? देखो, हाँ यही उत्तर आ रहा है ना? -5 की घात -6 होगा क्या? इसलिए ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा क्या? तो पहले इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्न क्या है? 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6।
तो यहाँ पर देखो आधार क्या है, समान है, और यहाँ किसका निशान आ रहा है, भाग का। तो जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और दोनों भाग में हो तब घातें घटती है। यानी कि नियम क्या हो जाएगा कि अगर a की घात m है और b की घात n है और दोनों के बीच क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, या a की घात n, सॉरी, a की घात m और a की घात n, आधार समान होना चाहिए। तो आधार समान है और घातें अलग अलग है और दोनों किस में है, भाग में, तो a यानी आधार आ जाएगा और घातों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ये नियम बनेगा यहाँ पर। तो अब यही नियम लगाते, देखो आधार तो समान है तो यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ घात 5 है और यहाँ घात कितनी है, -6 है, और इसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ किसका निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। सरल करेंगे तो 2 की घात 5, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ 6 आएगा। जोड़ेंगे तो 2 की घात कितना आ गया, 11 आ गया। ये आंसर क्या है, सही है। तो यही आंसर आ रहा है इसमें भी, इसलिए कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी माइनस की बात आती है तो माइनस को हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है, और इसके आगे जब माइनस और प्लस आता है तो आपको नियम याद होना चाहिए, प्लस इंटू माइनस, यहाँ इंटू का निशान है, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है और माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। प्रश्न 14 भी आपके 4 नंबर का है और यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण खाली जगह होता है। तो हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है समकोण होता है या न्यून कोण होता है। तो समकोण को ही हम कहते हैं 90 डिग्री का कोण, है ना। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, समकोण आ जाएगा, समकोण, यानी आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग खाली जगह में नहीं होता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि उत्तल बहुभुज होता क्या है। तो देखो यहाँ बात आ रही उत्तल बहुभुज की। तो एक तो होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। क्या होता है, अवतल बहुभुज। अब इन दोनों में क्या विशेषता है, विकर्ण को लेकर, यहाँ बात विकर्ण की हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो उत्तल बहुभुज होता है, जैसे यहाँ पर मैं एक उत्तल बहुभुज बना लेता हूँ, जैसे मैंने ये चतुर्भुज बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रत्येक कोण होते हैं इस बहुभुज के, वो हमेशा 180 डिग्री से कम होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं। किसमें, उत्तल बहुभुज में। जबकि अवतल बहुभुज में क्या होता है, एक कोण, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। जैसे देखो यहाँ पर मैं बहुभुज बना लेता हूँ इस प्रकार का, देखो ये मैंने बहुभुज बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कोण बना है, ये कोण कितने डिग्री है, 180 डिग्री से अधिक है। यानी कि अवतल बहुभुज ऐसा बहुभुज है जिसमें एक कोण जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है। तो अगर मैं उत्तल बहुभुज के विकर्ण बनाऊं तो वो सारे विकर्ण कहाँ बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे। लेकिन अवतल बहुभुज में कम से कम एक विकर्ण ऐसा होगा जो बाहर की तरफ बनेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पूछ रहा है कि भाई उत्तल बहुभुज, क्योंकि यहाँ उत्तल की बात हो रही है, तो उत्तल बहुभुज के विकर्ण का कोई भी भाग जो है खाली जगह में नहीं होता। तो यहाँ पर देखो सारे विकर्ण कहाँ बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। तो बाहर, इसका मतलब बाहर नहीं बनेंगे, यहाँ पर यही कह रहा है ना। तो बहिर्भाग में नहीं बनेंगे, ठीक है। अवतल में एक बहिर्भाग में बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे बहिर्भाग, बहिर्भाग में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग खाली जगह होता है। तो यहाँ पंचभुज की जगह आपको कुछ भी पूछे, आपको एक सूत्र रखना है, सूत्र याद रखना है कि बहुभुज, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का जो योग होता है उसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ बात किसकी है, पंचभुज की, और पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, 5 भुजाएं होती है। तो यहाँ जो n है वो भुजाओं की संख्या है। तो n की जगह हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो n की जगह आ गया 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 इंटू 180 डिग्री। गुणा कराएंगे तो 18 × 54 होता है और ये 0 लगेगा, यानी कितना आएगा, 540 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर यहाँ चतुर्भुज का कहता, किसका कहता, चतुर्भुज का,
तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, तो इस सूत्र में हम n की जगह 4 डाल देते हैं। तो यहाँ सूत्र है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो n की जगह क्या आ जाता, 4 आ जाता, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, 4 में से 2 गया, 2 इंटू 180 डिग्री, और 18 दूना 36 होता है। यानी चतुर्भुज के सभी अंतकोणों का योग कितना आता, 360 डिग्री आता। अभी हमें पंचभुज का पूछ रहा है, इसलिए उत्तर क्या आएगा, 540 डिग्री आएगा। सूत्र भी आपको याद रखना है, सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर क्या आएगा, 540 डिग्री। चलो चौथा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खाली जगह करते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है समांतर चतुर्भुज की, है ना। तो देखो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, और इसके विकर्ण जो होते हैं अगर हम खींचेंगे तो यहाँ इस प्रकार से होते हैं ये विकर्ण। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। तो इसकी ये विशेषता होती है कि यहाँ पर जो इसके विकर्ण प्रतिच्छेद हुए हैं तो इसका ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, यानी कि समान दो भागों में बट जाते हैं। इसी को हम समद्विभाजन कहते हैं। तो याद रखना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित, द्विभाजित। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो यहाँ प्रश्न है, खंड अ का खंड ब से मिलान कीजिए। तो खंड ए जो है इसमें हमें प्रश्न दिया है -4p इंटू 7r, इन दोनों का हमें गुणा करना है क्योंकि बीच में गुणे का निशान है। तो देखो पहले हम प्लस और माइनस का इलाज करते हैं। ये माइनस का है और यहाँ कोई निशान नहीं, तो ये प्लस का है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ उत्तर हमारा माइनस में आएगा। अब 4 और 7 का गुणा करते हैं तो 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया। अब p और r का गुणा करते हैं तो p r का गुणा p r ही होता है। तो इसका उत्तर आएगा माइनस का 28pr। तो हमें कॉलम बी में देखना है, ये रहा माइनस का 28pr। तो हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बी देखो, इसमें कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इनका भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ है 2p इंटू 8q, तो इसका मतलब यहाँ भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले 2 और 8 का गुणा करो, 8 दूनी 16। अब pq इसको लिख दो pq, यानी ये इसका गुणा हो गया 16pq। अब 16pq यहाँ पर है तो इसको हम इससे मिलाएंगे। फिर अगला देखो, यहाँ भी कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है। अब हमें क्या दिया, 3p इंटू 4 - 8q। तो अब देखो यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब इंटू का निशान, और यहाँ पर हमें 2 पद दिए, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो हमें इसका इस पूरे से गुणा करना है। और कैसे करेंगे, तो पहले 3p का 4 से गुणा करेंगे और फिर 3p का इससे गुणा करेंगे। तो पहले 3p का 4 से करेंगे तो 3 का 4 से गुणा होता है 12, और इसके साथ क्या है p। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब 3p का गुणा आगे करेंगे तो 3 का गुणा पहले 8 से करो, 8 तिया 24, और p का q से गुणा करेंगे तो pq लिख देंगे इसको। तो हमारा उत्तर ये वाला है। अब देखो ये कहाँ आ रहा है, 12p, देखो 12p माइनस 24pq, यानी इसको हम इससे मिलाएंगे। और लास्ट में है 20p की घात 2, तो ये इससे मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यही बच गया। अब ये आया कैसे वो भी समझ लो। तो देखो यहाँ पर है 20p की घात 2, और हम जानते हैं 20 का पहाड़ा क्या बनता है, जब मैं इसको 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ भाई, 20 तभी तो बनेगा, 5 चौक 20। और p की घात 2 का मतलब क्या होता है, p का p से गुणा, ठीक है। तो अब ये p जो है एक 5 के साथ चला जाएगा और एक 4 के साथ चला जाएगा, तो एक 4p बन जाएगा और एक 5p बन जाएगा, और दोनों के बीच में गुणा आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। प्रश्न 16 है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता यानी ताश यादृच्छिक यानी कि बिना देखे निकाला जाता है तो ज्ञात करो। यानी यहाँ हमें 4 प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बात पत्तों की आ रही है, ताश की आ रही है, और ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो पहले हम ताश के पत्तों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर इनके उत्तर देंगे तो हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो, हम जानते हैं कि जो ताश होती है उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो ये जो 52 पत्ते होते हैं, इसमें से कुछ पत्ते जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और कुछ पत्ते कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। तो इस 52 में से 52 को आधा करो, कितना हुआ? 26। तो 26 पत्ते तो लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। अब लाल रंग के कौन कौन से होते हैं? तो देखो, लाल रंग में एक तो ईंट के जितने भी पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और एक आता है पान का पत्ता, ठीक है, पान का पत्ता ऐसा दिल जैसा आता है, ये भी लाल रंग का होता है। अब 26 का आधा करो, कितना होता है? 13। यानी 13 पत्ते तो ईंट के होते हैं और 13 पत्ते पान के होते हैं। इसके बाद आता है काले रंग के पत्ते। तो काले रंग के जो पत्ते होते हैं, एक तो होते हैं हुकुम के पत्ते, ये काले रंग के होते हैं, और एक होते हैं चीड़ी के पत्ते, ये भी काले रंग के होते हैं। तो इसके भी 13 पत्ते आएंगे और इसके भी 13 पत्ते आएंगे। अब हमें पता है कि भाई ईंट जो होती है इसमें 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है इक्का, जिसे हम एक बोलते हैं, फिर दुग्गी, तिग्गी, चौगी, और उसके बाद 5, 6, 7, 8, है ना, नम, और फिर आता है 10। फिर क्या आता है? 10। तो ये तो हो गए 10 पत्ते। इसके बाद में एक आता है गुलाम, जिसे हम जे से लिखते हैं, फिर आता है बादशाह, फिर आती है बेगम। तो ये भी पत्ते हमें याद रखने हैं, यानी इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये और दुग्गी से लगाकर ये 10वीं तक, ये 9 पत्तियाँ, ये टोटल मिलके कितनी हो जाती हैं? 13 पत्तियाँ हो जाती है। और ये पत्तियाँ सब में होती है, यानी ईंट की 13 पत्तियाँ, पान की 13 पत्तियाँ, हुकुम की 13 पत्तियाँ और चिड़ी की 13 पत्तियाँ। अगर मैं पूछूं कि भाई बेगम कितनी है, तो देखो, एक तो बेगम ईंट की है, एक बेगम पान की है ना, एक बेगम हुकुम की है और एक बेगम चिड़ी की है। तो कुल मिला के बेगम कितनी है? 52 ताश की जो पत्तियां है उसमें बेगम कितनी है? 4। बादशाह कितने हैं? 4। गुलाम कितने हैं? 4। दसली कितनी है? 4। इक्के कितने हैं? 4। बात समझ में आ गई? तो ये नक्शा आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। अब देखो, इसका पहला प्रश्न है, एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो देखो, अभी जो हमने ये ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, यहाँ बात आ रही है काले पत्ते की, है ना। हमें क्या करना है? एक काला बादशाह चाहिए। तो बादशाह, काले बादशाह कितने हैं? तो देखो, एक तो बादशाह आपके हुकुम का है और एक बादशाह आपका चिड़ी का है। तो कुल काले रंग के कितने बादशाह हो गए? 2 बादशाह हो गए, ठीक है। और कुल 52 ताश की पत्तियां कितनी है? 52 है। तो हम प्रायिकता का सूत्र जानते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ा है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आपका उत्तर आएगा। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी? हमें प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 2 है, और कुल परिणाम कितने हैं? 52। यानी कि अनुकूल परिणाम का मतलब हो गया कि आपको प्रश्न में किसके बारे में पूछा? काला बादशाह के बारे में पूछा, और एक ताश की गड्डी में कुल कितने काले बादशाह है, ठीक है। तो काले बादशाह हमारे कुल 2 है, और कुल परिणाम मतलब ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? 52। तो उत्तर हमारा क्या आ गया? 2/52। अब देखो, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 छंग 12। तो उत्तर हमारा कितना आया? 1/26। अब इसको आपको कॉपी में कैसे करना है पेपर में? तो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। आप चाहो तो सीधा उत्तर भी लिख सकते हो। तो अनुकूल परिणाम हमारे 2 है, कुल परिणाम ताश की गड्डियाँ 52 है, दोनों को सरल करेंगे 2 एकम 2, और इसमें 26 बार भाग जाएगा, यानी 1/26 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। समझ में आ गया? अब क्योंकि हमने एक बार सूत्र लिख दिया है, तो हर प्रश्न में हमें सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा करेंगे। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो भाई, यहाँ लाल रंग की बात आ रही है, तो लाल रंग कितने हैं टोटल? 26। तो अनुकूल परिणाम हमारे 26 हो गए, और कुल परिणाम कितने हो गए? 52 हो गए। तो प्रायिकता बराबर, सीधा करेंगे इसको, प्रायिकता बराबर
भाई अनुकूल परिणाम यानी लाल रंग के पत्ते हैं 26 और कुल पत्ते हैं 52। अब दोनों में 26 का पहाड़ा है, 26 एकम 26 और 26 दूना 52। उत्तर हमारा आ गया 1/2। फिर तीसरा प्रश्न है, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बताओ भाई, ताश की गड्डी में कुल कितने इक्के हैं? तो देखो एक तो ईंट का इक्का है, एक पान का इक्का है, एक हुक्म का और एक चिड़ी का। टोटल कितने इक्के हो गए? 4 इक्के हो गए। तो यहाँ पर हमारी प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम तो हो गए 4, क्योंकि 4 इक्के होते हैं ताश की गड्डी में, और कुल पत्ते हो गए 52। दोनों में 4 का भाग दे दो, ठीक है। तो ऊपर तो गया 4 एकम 4, एक बार भाग गया, और इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 त्रिया 12। कितनी बार भाग जाएगा? 13 बार। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है, लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहाँ पर लाल रंग की बात कर रहा है। पूरे ताश में कितनी बेगम है? 4 बेगम है, लेकिन लाल रंग की बेगम देखो आप। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था लाल रंग के जो पत्ते हैं उसमें एक ईंट है और एक पान है। तो यहाँ ईंट की बेगम भी होगी और पान की बेगम भी होगी, दोनों लाल कलर की है ना। तो कुल कितनी बेगम हो गई? 2 बेगम हो गई। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम में बेगम कितनी हो गई? 2, और कुल पत्ते कितने हो गए? 52। भाग देंगे 2 एकम 2, और इसमें कितनी बार आएगा? 26 बार भाग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये चारों प्रश्न करने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 17। ये भी 4 नंबर का एक प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमें संख्या क्या दी है? 9604। तो चलो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर संख्या दी है 9604। ये एक सम संख्या है, और सम संख्या में हमेशा 2 का भाग जाता है। तो इसमें हम किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। अब मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, आप भाग देते रहना और उत्तर निकालते रहना। तो मैं भाग दे रहा हूँ डायरेक्ट। 2 चौके 8 होता है, 4 बार भाग जाएगा, बचेगा 1। 2 अट्ठे 16 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 0 है तो यहाँ भी हासिल टूटी 0 आएगा। फिर ये 4 है तो 2 दूनी 4 होता है। ये इसका 2 का भाग चला गया। अब देखो फिर से हमें सम संख्या मिली है, तो फिर से हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 0 का 0 और 2 एकम 2। अब देखो ये जो हमें संख्या मिली है वो एक विषम संख्या है, यानी अब हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो 2 और 4 6, 6 और 1 7, यानी सबको जोड़ने पर 7 हो रहा है। इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। तो 3 का भाग नहीं जाता है तो किसका देंगे? 5 का। देखो 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का भाग देना है, 3 का भाग नहीं जाता है तो 5 का देना है, 5 का नहीं जाता है तो 7 का देना है, 7 का नहीं जाता तो 11। यानी अभाज्य संख्या को ही भाग देना है। तो देखो अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी भाग नहीं जाएगा, सीधा किसका भाग जाएगा? अब 7 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग देते हैं। देखो 7 त्रिया 21 होता है, ठीक है। बचा 3 तो हो गया 30, और 7 चौक 28 होता है, बचा 2 और ये बन गया 21, और 7 त्रिया 21 होता है। अब फिर से इसमें 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ भाग जाएगा 7 चौक 28, 28 बचा 4, तो नहीं बचा 6 और 7 नम 63। अब फिर से 7 का भाग जाएगा, 7 साती 49 और 7 एकम 7। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल में मैंने चैप्टर में बताया था कि यहाँ 2 के जोड़े हमें लेने हैं। तो देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, और यहाँ भी 7 का जोड़ा बन रहा है। तो इनको हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। अब देखो आगे इनको कैसे करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। किसका करना है? 9604 का करना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने किए, तो इनके गुणनखंड क्या मिले? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा फिर 7 गुणा 7। अब क्योंकि यहाँ 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो ये 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ गया। यहाँ 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 भी बाहर आ गया।
यहाँ 7 का जोड़ा बन रहा है तो फिर से 7 ये बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कराएंगे। तो ये हो गया 7 7 49 और 49 का 2 से गुणा करेंगे। तो चलो गुणा करते हैं। 49 का 2 से गुणा, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया 98। यानी कि 9604 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 98 आएगा। इस प्रकार से आपको कॉपी में सवाल करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो ये प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब आप समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये मेरा हो गया समांतर चतुर्भुज। तो देखो समांतर चतुर्भुज के ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है आमने सामने के कोण, इनको हम कहते हैं सम्मुख कोण। क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान लो अगर ये चतुर्भुज ए बी सी और डी है, तो यहाँ कोण ए जो है वो कोण सी के क्या होगा, बराबर होगा। और कोण बी और कोण डी ये भी सम्मुख कोण है, सामने के कोण है, तो ये भी बराबर होते हैं। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ भी कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर होगा। अब ये आसन्न कोण क्या होते हैं, तो देखो जो पड़ोसी कोण होते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी कोण, इनको हम आसन्न कोण बोलते हैं। और समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये नियम है, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी इसका पड़ोसी ये है तो ये दोनों आसन्न कोण हो गए। और आसन्न कोण को जब मैं जोड़ता हूँ, यानी इन दोनों कोणों को जब मैं जोड़ूंगा तो इनकी जोड़ हमेशा कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। तो ये जो नियम थे वो मैंने समझा दिए हैं समांतर चतुर्भुज के। अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर हमें कोण की जगह क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर एक कोण का अनुपात दे दिया 3 और दूसरे कोण का अनुपात दे दिया 2। और जब भी हमें अनुपात दिया हो और कोण पता नहीं हो तो इनको दोनों को किसी भी एक संख्या से गुणा कर दो। जैसे इसको मैं x से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 3x, इसको भी x से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 2x। यानी ये कोण तो हो गया आपका, a को मान लेते हैं 3x और b मान लेते हैं अपन 2x। ठीक है, ये इनका मान आ गया। ये तो अनुपात है और ये इनका मान है। तो मान अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ कितनी आएगी, 180 आएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो हम नियम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण ए हमारा कितना आ गया, 3x, कोण बी कितना आ गया, 2x। दोनों को जोड़ कितनी आएगी, 180 डिग्री। 3x और 2x कितना होता है, 5x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 5 गुणे में है, बराबर के उधर जाएंगे भाग में, क्योंकि गुणे में है तो भाग में जाएगा। तो x और 180 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो बट्टे में 5 आ जाएगा। भाग देंगे तो देखो 5 त्रिया 15 हो गया, पीछे बचा 3 और 6 पंजौ 30 होता है। यानी भाग कितनी बार गया, 36 बार। यानी x हमारा कितना हो गया, 36। और यहाँ हमने x का 3 से भी गुणा किया और x का 2 से भी गुणा किया। इसका मतलब यहाँ पर वो x हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। तो अब मुझे कोण a चाहिए। तो कोण a कितना था भाई, कोण a था 3x, यानी 3 गुणा 36, क्योंकि x 36 है। गुणा करो तो गुणा कराएंगे तो 6 त्रिया 18, हासिल का 1, 3 त्रिया 9 और 1 10। यानी कोण a हमारा कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। और कोण b क्या आ गया, कोण b हमारा कितना है, 2x। तो 2 गुणा x का मतलब 36 है ना, 36 दूना 72 होता है। यानी b हमारा कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। देखो कितना मजेदार प्रश्न है ना। खाली एक समीकरण बन रही है और उसी समीकरण से सारे उत्तर हमारे आ रहे हैं। और ये समीकरण क्यों बनी, क्योंकि चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब दो कोण तो हमारे पास आ गए a और b। अब कोण c क्या होगा, तो देखो हम जानते हैं a जो है वो c के बराबर है। इसका मतलब a 108 है तो c भी कितना होगा, 108 डिग्री होगा। फिर कोण d, तो देखो कोण b जो है वो कोण d के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो b कितना है भाई, तो b हमारा 72 डिग्री है, तो d भी कितना होगा, 72 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको करना कैसे, क्योंकि हमारे पेपर में जगह कम है तो इसको करेंगे कैसे। तो यहाँ लिखेंगे माना
दोनों आसन्न कोण क्रमशः क्योंकि ये अनुपात में है और हमने इसको संख्या में बदल दिया, तो क्या करेंगे, क्रमशः क्या है, एक तो 3x है और दूसरा क्या है 2x है। आप चाहो तो चित्र भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं चित्र बना देता हूँ छोटा सा, आप इसको सही से कर देना, A B C और D, ये हमारे कोण हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्योंकि दोनों एक को 3x मान रहा हूँ और एक को 2x मान रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ आप लिख देना 3x और यहाँ लिख देना 2x। तो अब कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 होता है। कोण A हमारा कितना हो गया 3x और ये अपना कितना हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। ये गुणे में है, भाग में जाएगा, तो x बराबर 180/5 भाग देंगे तो 36 डिग्री आएगा, यानी x हमारा 36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है तो ऐसे लाइन खींच दो। फिर 3x कितना हो गया, 3x का मतलब हो गया कोण A बराबर क्या है 3x है, और 3x का मतलब 3 गुणा x, तो 3 गुणा 36 करेंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री, कोण A आ गया, ठीक है। इसी प्रकार कोण B चाहिए, तो कोण B बराबर 2x, तो 2 × 36 कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। फिर कोण C चाहिए, तो कोण A और C बराबर होते हैं, तो ये हो गया 108 डिग्री, और कोण D बराबर 72 डिग्री, और यही सब आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो जब जगह कम हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ जगह बनानी पड़ेगी। तो ये देखो मैंने लाइन खींच के क्या बना दी, जगह बना दी। प्रश्न 19 है, 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यानी अब की बार हमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों निकालने हैं और फिर उनका क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, तो पहले हम प्रश्न में देखो मूलधन क्या दिया है, देखो मूलधन हमारा कितना है 12,000 रुपये। मूलधन क्या है, मूलधन है 12,000 रुपये। उसके बाद 2 वर्ष, यानी ये हमारा समय हो गया, तो समय हो गया 2 वर्ष। इसी प्रकार दर कितनी हो गई 10%, तो दर हमारी हो गई 10%, ठीक है। अब पहले हम साधारण ब्याज करेंगे, और साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज को हम SI से लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और साधारण ब्याज का शॉर्टकट में सूत्र मैंने बताया था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। तो मूलधन हमारा कितना है 12,000 रुपये, इंटू दर कितनी है, दर आपकी है 10%, इंटू समय कितना है 2, और बट्टा नीचे कितना आएगा 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो 2 जीरो से ये दो जीरो कट हो गए। अब 12 का 2 से गुणा, 12 दूना 24, और बच गए 2 जीरो, यानी कि 2,400 रुपये जो है इसका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज तो हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज को हम किससे लिखते हैं, CI से लिखते हैं। ये चक्रवर्ती ब्याज है, और चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मूलधन कोष्टक 1 + R/100 कोष्टक घात क्या होगा, समय, यानी कि T, और फिर इसमें से हमें मूलधन वापस निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं, चलो। P हमारा कितना है, मूलधन 12,000 रुपये है, फिर 1 + दर कितनी है 10% बट्टा 100 कोष्टक समय कितना है 2 वर्ष माइनस 12,000 रुपये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। फिर यहाँ पर 12,000 रुपये इंटू, देखो यहाँ हम चाहे 1 जीरो से 1 जीरो काट भी सकते हैं, ठीक है। लास्ट में भी कट हो जाएंगे तो आप पहले ही कट कर दो। अब इनका हम लसअप लेंगे, तो 10 का 1 से गुणा 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, तो लसअप लेने पर इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 11/10, 11/10 और घात 2 माइनस 12,000 रुपये बराबर 12,000 गुणा घात 2 का मतलब इसका 2 बार गुणा, यानी 11/10 गुणा 11/10 माइनस 12,000। अब देखो यहाँ ये सब गुणे में है तो हम ऊपर नीचे जीरो काट सकते हैं,
एक जीरो से ये जीरो चला गया, एक जीरो से ये जीरो चला गया। अब यहाँ बचा 120, ये देखो ये जीरो बाकी है ना, 120। 120 इंटू 11 गुणा 11 कितना होता है 121 माइनस 12,000। 120 और 121 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 14,520। 14,520 माइनस इसमें से मूलधन घटाएंगे 12,000, तो जो चक्रवर्ती ब्याज है वो हमें क्या मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज हमें मिलेगा, देखो घटाओ 2,520 रुपये, 2,520 रुपये। ठीक है, ये हमें क्या मिला है, चक्रवर्ती ब्याज मिला है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है, हमें प्रश्न में पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, यानी बड़ी राशि में से छोटी राशि हमें घटानी है। तो यहाँ पर देखो चक्रवर्ती ब्याज तो हमारा है 2,520 रुपये और साधारण ब्याज कितना है 2,400 रुपये। तो हम क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज में से सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का अंतर चाहिए। तो प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, हमें CI यानी चक्रवर्ती ब्याज माइनस SI करना है। और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2,520 माइनस साधारण ब्याज हमने कितना निकाला 2,400, दोनों को घटाएंगे तो दोनों को घटाने पर आएगा 120 रुपये। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखो इस प्रश्न का उत्तर कितना बड़ा हो गया। ठीक है, इसको शॉर्टकट में कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यहाँ से भी ले लो क्योंकि वो ऊपर से कट रहा था थोड़ा, ये ले लो। अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे करना है। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें एक तो मूलधन दिया है, मूलधन P हमारा कितना है 12,000 रुपये है। फिर उसके बाद हमें क्या दिया, हमें R दिया है, दर दी है 10% और समय हमें दिया है 2 वर्ष। ठीक है, अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। चक्रवर्ती ब्याज को हम किससे लिखते हैं, CI से लिखते हैं। ठीक है, और हमें एक ज्ञात करना पड़ेगा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI। इन दोनों का अंतर मतलब चक्रवर्ती ब्याज में से हमें साधारण ब्याज घटाना है। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, R/100 की घात 2 यानी कि जो टाइम है वो आ जाएगा, है ना, और फिर गुणे में मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, यहाँ मैं T कर देता हूँ, पहले क्या कर लेता हूँ T। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R हमारा कितना है 10 है, बट्टा नीचे कितना आ गया 100 और ऊपर घात T हमारा कितना है 2 वर्ष इंटू मूलधन कितना है 12,000 रुपये। तो इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ घात 2 है तो इस संख्या का 2 बार गुणा करेंगे यानी 10/100 इंटू 10/100 फिर इंटू 12,000। तो देखो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो चला गया, फिर ये 1 जीरो से ऊपर वाला जीरो चला गया और 12 का 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 120 रुपये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्टकट में भी हम इस प्रश्न का उत्तर ला सकते हैं। अब आपकी मर्जी, चाहे आप इस बड़ी वाली विधि से करो तो भी चलेगा और इससे करो तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये प्रश्न जो है आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये प्रश्न आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा, आपकी बुक में क्या दिया है, ये 12,000 2 वर्ष और 10% वार्षिक दर ये तो दिया है, लेकिन आपको साधारण ब्याज उसमें ज्ञात नहीं करना है, सीधा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपकी बुक में है। ठीक है, तो दोनों वीडियो से आप कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा है। प्रश्न 20 है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, यानी उसके पास 20 पशु है तो इनके भोजन की व्यवस्था कितने दिनों तक हो सकती है, 6 दिनों तक हो सकती है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो देखो पहले कितने पशु थे 20, तो उनके लिए 6 दिन पर्याप्त थे, लेकिन 10 पशु और आ गए यानी कुल पशुओं की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई। तो 30 दिन के लिए बताओ दिन ज़्यादा रहेंगे या कम रहेंगे। बिल्कुल दिन आपके क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि वो भोजन तो उतना ही है जितने पहले था और पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो भोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें पढ़ी है चैप्टर 11 में, सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात, है ना। सीधा अनुपात
और प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, अब ये आपके 11.1 के प्रश्न हैं इसमें, और इसमें 11.2 के प्रश्न हैं। अब सीधा अनुपात क्या होता है, जैसे मान लो एक संख्या बढ़ रही है, जैसे कोई भी एक चर x है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो दूसरा चर भी आपका क्या करेगा, बढ़ेगा। या एक चर घट रहा है तो दूसरा चर भी घटेगा, यानी x समानुपात होता है y के। ठीक है, और अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ बराबर करने के लिए मुझे इस y को किसी न किसी एक अचर से गुणा करना पड़ेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। और अगर मुझे इस k का मान चाहिए तो इस चर को जो है मैं उधर भेजूंगा, तो ये गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में, यानी ये हो जाएगा x बट्टा वाई बराबर k। यानी जो भी चर हमें दिए हैं उनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक दूसरे को विभाजित करके मान ज्ञात करेंगे। तो ये किस में करना है, सीधे अनुपात में करना है। जबकि प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है कि अगर कोई एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर आपका क्या करेगा, घटेगा। एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर घटेगा। अब ये घटता है इसका मतलब ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। अब ये ज़्यादा और ये कम होगा कैसे, तो जब x जो है वो प्रतिलोम अनुपात यानी कि 1/y होगा, इसे व्युत्क्रमानुपात भी बोलते हैं। अब इसको बराबर करना है तो इसको भी मुझे k से गुणा करना पड़ेगा, तो x बराबर k गुणा 1/y। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसलिए ये बट्टे में आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब मुझे y को उधर भेजना है, तो अब देखो y यहाँ किस में है, गुणे, भाग में है, तो उधर किस में चला जाएगा, गुणे में, है ना। तो यहाँ y उधर गया तो x गुणा y हो जाएगा और बराबर में क्या मिलेगा, k। यानी प्रतिलोम में जब भी कोई प्रश्न दिया हुआ हो तो हमें उन दोनों चीज़ों का क्या करना है, गुणा करना है, और उनका गुणा जो है हमेशा k के क्या आता है, बराबर आता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप बताओ कौन सा अनुपात है, सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो यहाँ पर पहले हम इसको सारणी बना लेते हैं, सारणी से तुरंत पता चल जाएगा कि सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो देखो यहाँ पर एक तो हमें दिया है पशुओं की संख्या, एक तो हमें क्या दिया, पशुओं की संख्या, और फिर उसके बाद दिया है कि उनके लिए भोजन दिनों की कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो मैं केवल दिन लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, दिन। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सारणी बन जाएगी, जिससे हम बड़ी आसानी से पता लगा पाएंगे कि भाई इसमें सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो देखो पशु कितने हैं, 20, तो उनके लिए भोजन कितने दिन चाहिए, 6 दिन चाहिए। अब 10 पशु और आ गए तो कुल कितने पशु हो गए, 30 हो गए। भाई 20 पहले थे, 10 और आ गए तो 30 हो गए। अब उनके लिए कितने दिन पर्याप्त है तो वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ मुझे x दिन ज्ञात करने हैं। ठीक है, x दिन ज्ञात करने हैं। अब देखो अगर पशु 20 है तो दिन 6 लगेंगे उनको खाना खाने के लिए। अगर पशु 30 होंगे तो बताओ दिन 6 से कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, कम होंगे। तो यहाँ देखो पशु की संख्या तो बढ़ रही है तो दिन की संख्या तो घटेगी, है ना। तो यहाँ कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या करते हैं, ये पशु की संख्या और दिन की संख्या का हम गुणा करते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा जो है वो इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर x इंटू वाई जो है वो k के बराबर होता है, यानी जो भी आपको चर दिए हैं उनका गुणा दूसरे वाले चरों के गुणे के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों का गुणा हमें इन दोनों के गुणे के बराबर करना है। तो यहाँ 20 गुणा 6 जो है वो बराबर होगा 30 गुणा x के। ठीक है, और अगर सीधा अनुपात होगा तो हमें इन दोनों का भाग बराबर करना पड़ता है, यानी 20/6 बराबर 30/x ऐसा करना पड़ता, क्योंकि अब यहाँ प्रतिलोम अनुपात है तो दोनों का गुणा हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो हमें x ज्ञात करना है तो इस 30 को हम उधर भेजेंगे, ये गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में। तो 20 गुणा 6 तो अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो बट्टे में 30 आ जाएगा, और इधर क्या बचा, x। अब इसको सरल कर दो, 1 0 से 1 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 और 2 का गुणा कितना हो गया, 4। यानी कि x हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप नीचे लिख सकते हो कि यदि 10 पशु और आ जाएंगे तो हमारे 4 दिन का भोजन पर्याप्त होगा, यानी वो भोजन कितने दिन बचेगा, 4 दिन ही बचेगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 21 है, समीकरण 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1 को हल कीजिए
और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। यानी इसको हमें हल भी करना है और इसकी जांच भी करनी है। तो देखो समीकरण क्या है, समीकरण है 3t-3 बराबर 5 2t प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को हटाएंगे। और कोष्टक को कैसे हटाना, तो इस 3 का गुणा t से भी होगा और इस 3 का गुणा आगे वाले 3 से भी होगा। तो 3 और t का गुणा हो गया 3t, फिर बीच में आ रहा है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। 3 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा 9 बराबर 5 का गुणा 2t से होगा पहले तो 5 दूनी 10 और फिर आ जाएगा t, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। 5 का गुणा 1 से भी होगा तो 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है, चर को इधर लाना है और अचर को इधर लाना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो 3t तो यहीं रहेगा और ये जो 10 का t है वो प्लस का है, वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसके पास हम ये लाएंगे तो 10 का t यहाँ आएगा तो माइनस का 10t हो जाएगा। बराबर अपनी जगह पर है और 5 भी अपनी जगह पर है। अब ये प्लस है तो प्लस आगे नहीं लिखना, ये माइनस का है तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अब हम घटाएंगे तो 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7t बचा। लेकिन देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटाया हमने। अब माइनस का बड़ा है तो उत्तर भी माइनस में आएगा। ये गलती आप मत करना कि प्लस का 7t लिख दो, ठीक है। अगर माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा। फिर बराबर इन दोनों को जोड़ो तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। ये दोनों प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस में आएगा। अब यहाँ 7 जो है वो गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा, तो t बराबर 14 अपनी जगह पर, ये माइनस का 7 गुणे में है तो वो भाग में जाएगा। तो अब ये माइनस का प्लस नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये गुणे में है तो सिर्फ भाग में जाएगा। तो भाग में जाएगा तो यहाँ माइनस का 7 नीचे आएगा। अब इन दोनों में 7 का पहाड़ा है तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब नीचे माइनस था तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में। यानी t हमें कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, जांच भी करेंगे। इसकी क्या करेंगे, जांच भी करेंगे। तो देखो सत्यता की जांच करने के लिए हमें वापस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न क्या है, 3t-3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद में हमने t क्या मान निकाला है, तो जो t मान निकाला है वो इसके अंदर रखना है। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने सही किया है, इसको सही हल किया है। तो चलो इसमें t हमारा कितना आया, माइनस का 2 आया। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ माइनस का 2 रखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ 3 है और यहाँ t की जगह आ जाएगा -2, फिर आगे है माइनस का 3 बराबर यहाँ 5 है। अब देखो यहाँ 2 गुणा t आ रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ 2 है, अब क्योंकि ये माइनस की संख्या है तो इसको हम -2 को कोष्टक में रखेंगे, t की जगह -2 लिख दिया मैंने। फिर प्लस का 1 और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। तो ये हो गया 3, -3 और -2 हो गया माइनस का 5 बराबर ये हो गया 5। और यहाँ देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और ये प्लस का 1। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 5 3 15 बराबर यहाँ भी सरल करेंगे तो ये 5 का 5, ये -4 प्लस 1 है तो घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ये हो गया माइनस का 15 बराबर ये प्लस का 5 और ये माइनस का 3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 5 3 15। तो क्योंकि हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए हमारी जो सत्यता की जांच है वो हो चुकी है। यानी हमने t का मान जो है वो सही निकाला है। अब मान लो अगर ये प्रश्न सत्यता की जांच जो है वो आपको थोड़ा कठिन से समझ में आया है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। जैसे मान लो जब आपने कोष्टक को हटाया तो आपकी समीकरण क्या बन के आई, ये बन के आई। तो सीधा इसको आप लिख दो कि भाई 3t-9 बराबर 10t प्लस 5। इससे आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ t का मान -2 रखना है तो ये हो गया 3 और यहाँ t की जगह बना लेते हैं कोष्टक -9 बराबर यहाँ है 10, t की जगह बना लेते हैं कोष्टक प्लस 5। अब t का मान कितना है, -2, तो कोष्टक में आ जाएगा -2। अब इन दोनों का हमें गुणा करना है तो 3 दूनी 6 और क्योंकि माइनस है तो माइनस में आएगा, फिर -9 बराबर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो ये आएगा -20 प्लस 5,
ठीक है। अब देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। तो 9 और 6 कितना हो गया, माइनस का 15। ये माइनस का और ये प्लस का है तो घटेगा, तो 20 में से 5 घटाएंगे 15। अब क्योंकि माइनस का बड़ा है तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में। तो ये भी आपका उत्तर है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, LHS बराबर RHS। ये थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न 22 है, किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी हमें सारणी दी है और हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। और पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इन सभी मानों के कोण चाहिए, ठीक है। ये जो भी मान है इनको हमें कोण में बदलना पड़ेगा, डिग्री ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ वर्ष दिया है ऊपर, 2018 में घायलों की संख्या 20, 2019 में 12, 2020 में 18, 2021 में 22, और कुल जो है वो कितना है, 72 है। तो देखो जब भी हमें किसी भी संख्या को कोण में बदलना हो तो पहले इन्हें हमें क्या, किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में बदलना पड़ेगा। और भिन्न हमेशा कैसे बनती है, तो देखो भिन्न कैसे बनती है, भिन्न हमेशा बनती है जैसे मान लो 2018 में घायलों की संख्या 20 है, तो इसको मुझे भिन्न में बदलना है 20 को। तो भिन्न कैसे बदलती है, जो भी संख्या आपको दी हुई है उसमें कुल संख्या का भाग दे दो। तो संख्या कितनी है 20 और कुल संख्या कितनी है 72, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन गई, भिन्न। अब इसका अगर मुझे कोण ज्ञात करना है तो हम जानते हैं किसी भी गोले के अंदर यानी इस वृत्त का संपूर्ण जो कोण है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये संख्या कितनी है 20, और इसका मुझे कोण बताना है। तो इसका कोण बताने के लिए जो भिन्न हमने निकाली है उस भिन्न को हम 360 डिग्री से जब गुणा करेंगे तो इसका केंद्रीय कोण निकल के आ जाएगा। यानी ये 20 कितना कोण होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सारणी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्ष 2018 से 2021 है, तो यहाँ लिख देते हैं वर्ष 2018, वर्ष 2019, फिर उसके बाद वर्ष 2021 और वर्ष 2020, 20 और 2021, ठीक है। फिर आपके नीचे क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब घायलों की संख्या कितनी है, तो 18 में घायलों की संख्या 20, फिर 12, 18 और 22, 18 और फिर 22, और टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके 72 है। चलो अब केंद्रीय कोण इनका निकालना है। तो मैंने अभी बताया भाई कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 72 है, और 18 में कितने घायल हुए, 20 घायल हुए। तो इसकी भिन्न बना लो, तो 20/72 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि हमें कोण ज्ञात करना है तो 360 से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर 72 है और यहाँ 360 है, और दोनों में ही 72 का भाग जा रहा है। 72 पंजे 360 होता है। अगर आपको 72 का भाग से इसको नहीं पता चल रहा है तो आप 36 के पहाड़े से भी काट सकते हो, 18 के पहाड़े से भी काट सकते हो, 9 के पहाड़े से भी काट सकते हो। जैसे देखो 360 है, ठीक है, 360 है और नीचे कितना है 72 है, दोनों में 9 का पहाड़ा है, तो इसको 9 से काटो। तो देखो 8 9 72 होता है और 9 चौक 36 होता है, और ये हो गया 0। फिर देखो इन दोनों में 8 का पहाड़ा है, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितनी बार भाग गया, 5 बार। तो डायरेक्ट मैं 5 बार भाग दे देता हूँ। 72 360 में जब 72 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब 5 को 20 से गुणा कराओ, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसका जो कोण है वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। यानी ये 100 डिग्री को बताएगा। फिर 2019 का निकालना है, पहले भिन्न बनाओ, 12/72 इंटू 360 डिग्री। ये कितनी बार कट रहा था, 5 बार कट रहा था, और 12 पंजे 12 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर आपके 18, तो इसकी भिन्न बनाएंगे, 18/72 इंटू 360 डिग्री, काटेंगे 5 बार कटेगा, और 18 पंजे 90 होता है, तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर उसके बाद 22 है, तो भिन्न बना लो, 22/72 इंटू 360 डिग्री, काटेंगे 5 बार कटेगा, और 22 का 5 से गुना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया अपना योग आ गया। अब इनको जोड़ने पर कुल कितना डिग्री आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 360 डिग्री नहीं आता है इसका मतलब हमने गलत किया है। तो पहले जोड़ो, देखो 0 0 0 और ये हो गया 0, फिर 0 6 6 और 9 हो गया 15, 15 और 1 हो गया 16, हासिल का 1 1 2 और ये 3, 360 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया है। अब क्योंकि सबके कोण हमारे पास आ गए हैं तो अब हमें क्या बनाना है, अब हमें इसका पाई चार्ट बनाना है।
और पाई चार्ट कैसे बनाते हैं तो इसको ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हमें प्रकार लेना है और प्रकार को थोड़ा सा खोल देना है, फिर उसके बाद में हमें एक व्रत बनाना है। ठीक है, आप कितना भी खोल सकते हो इसको, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी कॉपी में जितनी जगह हो उतना खोल देना। ये देखो थोड़ा गलत हो गया, मैं दूसरे पे बना लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने एक वृत्त बना लिया है। आप किसी भी माप का वृत्त बना सकते हो, आपकी कॉपी में कितनी जगह है उसके आप हिसाब से वृत्त बना लेना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचना है, एक त्रिज्या बनानी है इसके अंदर। तो चलो मैं यहाँ पर एक, ये हो गया वृत्त का केंद्र, और यहाँ से एक ये मैंने क्या बना ली, त्रिज्या बना ली। अब देखो 2022 में 2018 में हमारे पास कोण कितना आया, 100 डिग्री। तो सबसे पहले चंदे की सहायता से हम 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलो 100 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके लिए हमें चंदा लेना है, और देखो चंदे का ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे रखना है, और ये जो लाइन है वो इस लाइन पे मिलाना है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने पॉइंट से पॉइंट और लाइन से लाइन को मिला दिया। अब ये लाइन इधर जा रही है, तो 0 से हमें कोण को गिनना है। तो देखो 0, 10, 20, 30, ये 90, और ये कितना आ गया, 100। तो हमें क्या करना है, इस 100 पर हमें पेंसिल को रखना है, और पेंसिल को रख कर हमें अभी कुछ नहीं करना है। देखो वापस करते हैं इसको, देखो यहाँ पर 100 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अभी पॉइंट मैंने बना दिया है। अब चंदे को हटाना है, स्केल को पकड़ना है। अब ये जो हमने पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट पर रख कर ये जो वृत्त है वहां से जो है हमें एक त्रिज्या खींचनी है। तो ये जो हमने बनाया वो कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का माप है। ठीक है, जो सन 2018 में आपके घायल हुए वो कितने डिग्री है, 100 डिग्री है। अब आगे वाली त्रिज्या से हम 2019 का जो घायलों की संख्या है उसके लिए कितना कोण निकाले थे, 60 डिग्री का कोण निकाले थे, है ना। तो अब हम यहाँ से 60 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ से 60 डिग्री बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉपी को थोड़ा ऐसे मोड़ दूंगा। ठीक है, कॉपी को आपको ऐसे मोड़ना पड़ेगा। अब इसके ऊपर आपको चंदा रखना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको चंदा रखना है। तो देखो ये हमने चंदे को रख दिया, लाइन को लाइन से भी मिला दिया, और 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो ये रहा हमारा 60 डिग्री, और यहाँ मैं पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसको स्केल की सहायता से मिलाओ चाहे चंदे की सहायता से मिलाओ, आपको कहाँ से मिलाना है, वृत्त की परिधि से मिलाना है, यहाँ से मिलाना है, यहाँ से नहीं मिलाना है। तो यहाँ से मैं मिला देता हूँ। ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। अब या इस त्रिज्या से हमें अगला कोण बनाना है, और अगला कोण हमने कितना निकाला था, 90 डिग्री का निकाला था। तो अब यहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ से बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा मोड़ लेता हूँ, पॉइंट को पॉइंट से और लाइन को लाइन से मिलाएंगे। तो देखो पॉइंट से पॉइंट भी मिल गया और लाइन से लाइन भी मिल चुकी है। और 90 डिग्री कहाँ है, देखो 90 डिग्री यहाँ है। तो मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर लास्ट में हमारा कितना डिग्री था, 110 डिग्री। ये 110 डिग्री था। तो ये इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक 110 डिग्री है। आप चंदे से माप के देखना, 110 डिग्री ही आएगा। तो ये हमने क्या बना दिया भाई, ये हमने बना दिया पाई चार्ट। पाई चार्ट, तो इस प्रकार से आपको पाई चार्ट बनाना है। अब आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो वर्ष 2018 में घायलों की संख्या, 2018 में घायल। ठीक है, फिर उसके बाद 2019 में घायल, ऐसा आप लिख सकते हो। और फिर यहाँ लिख सकते हो 2020 में घायल, 2020 में घायल। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हो 2021 में घायल, 2021 में घायल। और आपको पूरे पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, काम आप हिसाब से करना, छोटी राइटिंग में करना, क्योंकि आपको जगह स्पेस कम मिलेगा। अब है निबंधात्मक प्रश्न, और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है वो 8 नंबर का होगा। और निबंधात्मक प्रश्न में जो भी प्रश्न दिया होगा उसमें अथवा में एक प्रश्न होगा, यानी इसमें 2 प्रश्न दिए हैं तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में करना है, दोनों आपको नहीं करने हैं। तो हम हर बार जो है पहला प्रश्न जो आएगा वही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 23 प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और इसमें कुल 4 हमें व्यंजक दिए हुए हैं, प्रत्येक का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है।
तो चलो पहला व्यंजक हम लिख देते हैं। पहला व्यंजक है p की घात 2 प्लस 6p प्लस 8। तो देखो इस प्रकार जब आपको व्यंजक दे तो इसको हमें कैसे गुणनखंड करना है। तो इसमें देखो 3 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो हमें क्या करना है, पहले पद और तीसरे पद का गुणा करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो तरीका बता रहा हूँ ना। तो पहला पद क्या है हमारा और तीसरा पद क्या है, उसका गुणा करना है। तो पहला पद तो है हमारा p की घात 2 और तीसरा पद है 8, और दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8p की घात 2। अब ये जो 8 हमें मिला है, यहाँ पर गुणा करने के बाद जो 8 मिला है, इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 8 आए और जोड़ने घटाने पर दूसरा पद आए, यानी कि 6p आए। ठीक है, तो देखो ऐसे दो टुकड़े बताओ जिनको गुणा करने पर हमें 8 मिले और जोड़ने पर 6 मिले। तो देखो 4 दूनी 8 होता है, 4 गुना 2, 4 दूनी 8 होता है। देखो गुणा करने पर 8 आया, और 4 और 2 को जोड़े तो +4 और +2 करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी वो दो टुकड़े हमें मिल चुके हैं जिनको गुणा करने पर 8 आता है और जोड़ने पर 6 आता है। अब क्योंकि यहाँ 8p की घात 2 है तो ये p की घात 2 हमें कैसे मिलेगा, तो एक टुकड़ा हम 4p लेंगे और दूसरा टुकड़ा 2p लेंगे, तो गुणा कराने पर हमें 8p की घात 2 मिलेगा। अब वो दो टुकड़े हमें पता चल गए, एक तो है प्लस का 4p और एक है प्लस का 2p। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, पहला पद p की घात 2 का 2 ही रहेगा, तीसरा पद भी वही रहेगा, लेकिन ये जो दूसरा पद है इसको हम 4p प्लस 2p लिख सकते हैं। यानी दूसरे पद को हम क्या लिखेंगे, जो टुकड़े हमने किए हैं वही लिखने हैं, प्लस का 4p और प्लस का 2p। तीसरा पद भी हमें वही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो ये दो टुकड़े अगर हम वापस जोड़ेंगे तो 4p और 2p जुड़कर कितना हो जाएगा, 6p हो जाएगा। तो 6p को हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो दो पद लेने हैं, ये वाले दोनों पद और ये वाले दोनों पद। इनमें जो भी चीज कॉमन आती है वो हमें कॉमन लेना है। तो देखो इसमें p की घात 2 है और इसमें p है, तो यहाँ से p एक कॉमन आ जाएगा। तो p की घात 2 में से एक p तो बाहर हो गया, अंदर एक p बचेगा, प्लस यहाँ से p बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर आगे प्लस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2p है, यहाँ पर क्या है 2p प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। तो देखो इस पद में 2 है और इस पद में भी 2 है, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इस पद में भी 2 का पहाड़ा दोनों में है, तो 2 हमारा कॉमन आ गया। तो यहाँ अंदर क्या बचा, p प्लस यहाँ 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 8 आया, 2 चौके 8, यानी अंदर कितना बचा, 4 बचा। अब देखो ये भी गुणे में आ गया और ये भी गुणे में आ गया। तो इस पद में देखो, इस पद में भी p + 4 है और इस पद में भी p + 4 है। तो p + 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी इस पद में से ये बाहर आ गया और इस पद में से ये बाहर आ गया। तो ये बाहर आ गया तो कोष्टक के अंदर क्या बचा, p बचा, प्लस ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2 बचा, और ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ये सारा हमारा रफ कार्य है, ये आपको नहीं करना है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आपको परीक्षा में केवल इतना सा करना है, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब देखो दूसरा व्यंजक जो है वो है 49x की घात 2 - 36। तो इसके लिए हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी। पहले व्यंजक लिख देते हैं, 49x की घात 2 - 36, है ना। तो देखो एक सर्वसमीका पढ़ी थी हमने चैप्टर में, a की घात 2 - b की घात 2 बराबर a + b × a - b होता है। ठीक है, ये सूत्र हमने बुक में पढ़ा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस पूरे व्यंजक को a² - b² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा कराएंगे तो वापस यही मिलेगा। और ये हो गया x की घात 2 माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 36 लिख सकते हैं। अब 7 × 7 का मतलब होता है 7 की घात 2, और ये हो गया x की घात 2 माइनस 6 × 6 का मतलब होता है 6 की घात 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो घात 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या आ गया, 7 और x आ गया, माइनस यहाँ 6 की घात 2 है, तो इसको हम 6 की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये हो गया a की घात 2 - b की घात 2। यहाँ पर यहाँ a की घात 2, ये पूरा हमारा a हो गया, और b की घात 2 यानी ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। तो इसको मैं a + b × a - b लिख सकता हूँ।
यानी ये पूरा अगर a है और ये अगर b है तो इसको मैं इसके साथ एक बार जोड़ूंगा और इसको इसके साथ में एक बार क्या करूंगा, घटाऊंगा। यानी अब मैं लिख सकता हूँ 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है देखो, ये भी समझ लो। जैसे दूसरा प्रश्न है 49x की घात 2 माइनस 36। देखो 7 का वर्ग 49 है और यहाँ x की घात 2 है, तो यहाँ कोष्टक के अंदर मैं घात 2 ऊपर ले सकता हूँ और यहाँ भी कोष्टक के ऊपर घात में 2 ऊपर ले सकता हूँ। तो यहाँ ये किसका वर्ग है, 7 का, तो अंदर 7 आ गया और यहाँ x आ जाएगा। ये किसका वर्ग है, 6 का, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब ये हमारा a की घात 2 माइनस b की घात 2 हो गया, तो इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे और इसको एक बार इसके साथ घटाएंगे, तो 7x प्लस 6 हो जाएगा और 7x माइनस 6 हो जाएगा। अब चाहे आप इसको ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों ही तरीके सही है, ठीक है। अब देखो जो तीसरा व्यंजक है वो है a m की घात 2 प्लस b m की घात 2 प्लस b n की घात 2 प्लस a n की घात 2। तो यहाँ पर देखो इन दोनों व्यंजकों को लो और इन दोनों व्यंजकों को लो, यानी इन दोनों पदों को लो। तो यहाँ पर इन दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो इसमें m की घात 2 है, इसमें भी m की घात 2 है, तो m की घात 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो ये बाहर आ गया तो अंदर बचा a प्लस ये बाहर आ गया तो अंदर बचा b प्लस इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी n की घात 2 है, इसमें भी n की घात 2 है, तो n की घात 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा b प्लस a, ठीक है। अब देखो इसमें भी a प्लस बी है और इसमें भी a प्लस बी है, चाहे b प्लस a बोलो या a प्लस बी बोलो, दोनों एक ही है। इसका मतलब दोनों में क्या है, a प्लस बी कॉमन है। तो अब हम a प्लस बी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यानी ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, m की घात 2 प्लस ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, n की घात 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये आपका तीसरा व्यंजक सॉल्व हो गया। अब है व्यंजक 4। व्यंजक 4 हमारा क्या है देखो, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखो हमने ये दोनों व्यंजक लेने हैं, फिर ये दोनों व्यंजक ले ले, इसमें जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। तो देखो इसमें 3 का पहाड़ा है, इसमें भी 3 का पहाड़ा है, इसका मतलब इसमें 3 कॉमन आ रहा है। इसमें x है, इसमें भी x है, इसका मतलब इसमें x भी कॉमन आ रहा है, यानी इससे हम 3 और x कॉमन ले सकते हैं। अब क्योंकि मैंने इसमें से 3 का पहाड़ा कॉमन लिया है तो 3 का इसमें भाग दो, तो तीनों पंजे 15 होता है, यानी 5 बार भाग जाएगा, तो अंदर बचा 5। x बार आ गया तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस, यहाँ भी 3 का भाग देंगे तो क्योंकि 3 कॉमन लिया है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और x कॉमन लिया तो यहाँ केवल 2 ही बचेगा। फिर प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एक कॉमन लेना है, फिर ये पूरा आप वापस लिख दो 5y माइनस 2। कुछ भी कॉमन नहीं आया तो एक कॉमन लेना है। अब देखो ये दोनों पद गुणे में आ गए, ये दोनों पद भी गुणे में आ गए। अब इसमें देखो 5y माइनस 2 इसमें भी है और 5y माइनस 2 इसमें भी है, तो 5y माइनस 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 3x, ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, इसके गुणनखंड यानी कि टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 23 सॉल्व करना है। एक काम करते हैं हम, ये जो नीचे इसमें अथवा में प्रश्न दिया है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको परीक्षा में दोनों सॉल्व नहीं करने हैं, जो अच्छा लगे वो सॉल्व करो, ठीक है। तो अब दूसरे प्रश्न में क्या करना, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और निर्देश अनुसार भाग दीजिए, यानी गुणनखंड के साथ हमें भाग भी देना है, यानी ये सरल है और ये कठिन है। चलो फिर भी हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, y की घात 2 प्लस 7y प्लस 10, और इसमें हमें भाग देना है y प्लस 5 का, ठीक है। तो देखो जहाँ भाग है वहाँ हम इसको बट्टे के नीचे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y की घात 2 प्लस 7y प्लस 10, और भाग को हम बना लेते हैं बट्टा, बट्टे के नीचे आ जाएगा y प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो कैसे करना, मैंने आपको बताया था, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करो, तो गुणा करने पर आएगा 10y की घात 2। अब हमें 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो देखो 10 के हमें वो 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 10 आए
और जोड़ने पर 7 आए। तो देखो 5 इंटू 2, 5 दूनी कितना होता है 10, और +5 और +2 करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 7 होगा। तो वो दो टुकड़े हमारे हो गए 5 और 2। अब क्योंकि यहाँ पर y है तो पहला टुकड़ा हमें 5y लेना है और दूसरा टुकड़ा जो है हमें 2y लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम ऊपर तो इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो पहला पद वही रहेगा। इस 7y को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 5y और प्लस का 2y जोड़ेंगे तो वापस 7y मिलेगा। तीसरा पद वापस ऐसे कैसे लिख दो, प्लस का 10 और बट्टे में y + 5 आ जाएगा। अब ऊपर यहाँ जो कॉमन आता है वो हमें कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ y की घात 2 है और यहाँ y है, यानी दोनों पदों में y कॉमन आएगा तो y बाहर ले लो। यहाँ से एक y बाहर आ गया तो अंदर एक y बचेगा, प्लस यहाँ से y बाहर आ गया तो अंदर 5 बचेगा। फिर देखो इन दोनों पद में जो कॉमन आता है कॉमन लेना है। तो इसमें है 2y और इसमें है 10, तो दोनों में 2 का पहाड़ा कॉमन है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 का पहाड़ा कॉमन लिया, 2 एकम 2 यानी 2 पूरा बाहर आ गया, अंदर बचा y, प्लस यहाँ 2 का भाग 2, 2 पंजे 10, कितनी बार भाग जाएगा 5 बार, तो अंदर 5 बचेगा। अब नीचे क्या चल रहा है अपना, y + 5 बच रहा है बराबर। यहाँ आप देखो यहाँ पर भी y + 5 है और यहाँ पर भी y + 5 है, तो y + 5 कॉमन आएगा, y + 5 कॉमन आएगा। तो देखो ये बाहर आ गया, अंदर बचा y, प्लस ये बाहर आ गया, अंदर बचा 2 और नीचे हमारा क्या है, y + 5 है। अब ये क्योंकि गुणे में आ चुके हैं तो y + 5 से y + 5 भाग 1 बार जाएगा, यानी दोनों कट जाएंगे और लास्ट में उत्तर हमारा क्या बचेगा, y + 2 बचेगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इसका पूरा आंसर जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर इसी में देखो दूसरा प्रश्न है 5pq गुणा p² - q² भाग 2p कोष्टक p + q। एकदम सरल है। देखो ऊपर हमें दिया है 5pq गुणा p² - q² बट्टा नीचे दिया है 2 गुणा p इंटू p + q। तो अब यहाँ देखो p² - q², यहाँ एक सर्वसमीका लग रही है। आपको सर्वसमीका बताई थी भाई, a की घात 2 - b की घात 2 क्या होता है, a + b इंटू a - b, ये सर्वसमीका होती है। तो यहाँ पर ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो एक बार p को q के साथ जोड़ेंगे और एक बार p को q के साथ घटाएंगे। तो ऊपर ये 5pq ऐसे कैसे रहेगा, इसका हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एक बार p में q जोड़ना है और एक बार p में q घटाना है, बट्टा नीचे है 2p इंटू p + q। अब देखो सब गुणे में आ चुके हैं तो अब हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ p + q से p + q कट गया, एक p से ये एक p कट गया, अब कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 है और यहाँ नीचे 2 है, तो यहाँ पर q है, देखो 5/2, एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, q इंटू p - q, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो 5/2, फिर ये q और ये p - q, ये बच गए, यानी ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो तीसरा व्यंजक है x + 1 x इंटू x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3, और यहाँ भाग को हम बट्टा बना लेते हैं और नीचे है x इंटू x + 1। देखो बहुत सरल है क्योंकि ये सारे गुणे में है, जो ब्रैकेट में होता है वो पूरी एक संख्या गिनी जाती है। तो यहाँ x इंटू ये पूरा गुणे में है, इंटू ये पूरा गुणे में है, इंटू ये पूरा गुणे में है, और नीचे भी क्या है, गुणे में है, तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो x + 1 से x + 1 कटेगा, x से x कटेगा, अब क्या बच गया, x + 2 इंटू x + 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सरल है। अब देखो अंतिम फोर्थ क्या है, 5p की घात 2 - 25p + 20 और भाग मतलब बट्टा p - 1, यानी ऊपर हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखो गुणनखंड करने से पहले देखो यहाँ 5 है, यहाँ 25 है और यहाँ 20 है, इसका मतलब सभी में 5 का पहाड़ा कॉमन है। तो पहले हम 5 का पहाड़ा कॉमन ले लेते हैं। तो 5 बार आ गया, तो यहाँ से 5 बाहर आ गया तो अंदर बचा p की घात 2, यहाँ 5 × 25 5 बार भाग जाएगा तो अंदर बचा 5p, प्लस यहाँ 5 × 20 4 बचेगा और नीचे कितना चल रहा है अपना, p - 1 चल रहा है।
अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे गुणनखंड? भाई देखो, ये पहला पद है p की घात 2 और तीसरा पद है 4, यानी कि हमें 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 आए। तो देखो सिंपल है, हम जानते हैं 4 एकम 4 होता है और यहाँ माइनस का 5 चाहिए। तो -5 कब मिलेगा? जब 4 और 1 को जोड़ूंगा। लेकिन मुझे माइनस का 5 चाहिए, तो मुझे माइनस का 4 और माइनस का 1 लेना पड़ेगा। माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है ना। तो ये माइनस का 4p और माइनस का p जोड़ेंगे तो माइनस का 5p आएगा। तो ये हमारे वो दो टुकड़े हो जाएंगे। तो ऊपर इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो ये तो हमारे पास 5 है, ये p की घात 2 है, इसके दो टुकड़े क्या लिख सकते हैं? माइनस का 4p और माइनस का p प्लस 4 बट्टा p माइनस 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 5 इंटू, यहाँ देखो इन दोनों में p कॉमन आ रहा है तो p में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से p एक बार आ गया तो अंदर p बचेगा, माइनस यहाँ से p बार आ गया तो 4 बचेगा। फिर देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखो जब भी यहाँ माइनस हो बाहर कोष्टक के बाहर, तो अंदर हम संख्या लिखते समय यहाँ प्लस है तो वो आगे चिन्ह माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो तो अंदर चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ p माइनस 4 बचेगा, p माइनस 4 बचेगा। ठीक है, और बट्टा में p माइनस 1 हमारे पास है ही। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 का 5 हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ p माइनस 4 है, यहाँ भी p माइनस 4 है तो p माइनस 4 आ जाएगा बाहर, ये बाहर आ गया तो अंदर बचा p माइनस, ये बाहर आ गया तो अंदर बचा 1, और बट्टे में नीचे हमारे क्या है? p माइनस 1 है। तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कट जाएगा तो उत्तर बचेगा 5 इंटू p माइनस 4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न 24 है, एक घनाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर, यानी हमें एक बेलन का आयतन दिया हुआ है, सॉरी घनाभाकार डिब्बे का आयतन दिया हुआ है, यानी घनाभ का आयतन दिया हुआ है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको घनाभाकार आकृति का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। तो देखो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो दिया है पहले हम वो लिख देते हैं। हमें दिया है घनाभ का आयतन, हमें दिया है घनाभ का आयतन, और कितना दिया है? 1800 घन सेंटीमीटर, 1800 घन सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है। अब जब भी हमें आयतन दिया हुआ हो तो उसका सूत्र हमें नीचे लिखना है, और आयतन ज्ञात करना हो तो आयतन के सामने हम सूत्र लिखते हैं। तो आयतन दिया हुआ है तो सूत्र कहाँ लिखना है? इसके नीचे लिखना, और आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 1800 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ लंबाई हमें दी हुई है प्रश्न के अंदर 40 और चौड़ाई दी हुई है 30, तो L की जगह आ जाएगा 40 इंटू चौड़ाई की जगह आ जाएगा 30 इंटू ऊंचाई हमें ज्ञात करना है तो H की जगह H ही रहेगा बराबर 1800। ये बन गया हमारा समीकरण। अब 40 और 30 यहाँ किस में है? गुणे में, या आप एक काम करो दोनों का गुणा करा लो पहले। तो देखो 4 त्रिया 12, तो ये हो जाएगा 1200, गुणा कराएंगे तो ये हो गया 1200 इंटू H बराबर 1800। अब यहाँ h गुणे में है, ये संख्या गुणे में है, उधर भेजेंगे तो भाग में चली जाएगी, यानी बट्टे में आ जाएगी। तो h बराबर 1800 अपनी जगह पर, ये उधर जाएगी तो बट्टा में 1200 नीचे आ जाएगा। अब एक जीरो से एक गया, एक जीरो से एक जीरो गया, इन दोनों में 6 का पहाड़ा है, यानी इन दोनों को हम 6 से विभाजित कर सकते हैं। तो चलो विभाजित करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी उत्तर आया 3/2 सेंटीमीटर, और भाग देंगे तो आएगा 1.5 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई जो है घनाभाकार आकृति की जो ऊंचाई है वो हमें मिली 1.5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया पहले प्रश्न का आंसर। ये क्या हो गया? पहले प्रश्न का आंसर। और इसमें 2 प्रश्न है, देखो इसमें 24 में कुल 2 प्रश्न है, पहले में भी 2 प्रश्न है। ये तो हो गया। अब दूसरा वाला हम सॉल्व करते हैं। तो देखो दूसरा प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को
चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया हुआ है उसके लिए हम चित्र बना लेते हैं। एक तो दिया हमें आयत, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया, और इसकी चौड़ाई हमें दी है 14 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब हमें चौड़ाई के अनुदिश इसको मोड़ना है और एक बेलन बनाना है। तो जब इसको मैं मोड़ूंगा तो चौड़ाई के अनुदिश ये हमारा क्या बन गया, बेलन बन गया। तो यहाँ चौड़ाई के अनुदिश इसको मोड़ा है, तो ये हमारी चौड़ाई यानी कि बेलन की लंबाई हो गई, वो कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर आएगी। और जब हमने इसका बेलन बनाया तो इसकी जो त्रिज्या है बेलन की वो कितनी सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आर बराबर हमें दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन, और सूत्र होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का सूत्र है। और पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। यहाँ कोई निशान नहीं तो इंटू का निशान है। फिर आर की घात 2, आर हमें 20 दिया है और 20 की घात 2 का मतलब 20 × 20, तो यहाँ 20 × 20 लिख देते हैं, इंटू एच, एच हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 14। अब देखो 7 और 14 ये दोनों 7 के पहाड़े से कटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमारे पास यहाँ बचा 22 × 20 और 20 का गुणा कराएंगे, बाद में करा लेते हैं, चलो ये 20 × 20 × 2 लिख देते हैं। अब मैं 22 का तो 2 से गुणा कर लेता हूँ 44, और 20 का 20 से गुणा कर देता हूँ 400। अब इनका गुणा करेंगे तो पीछे 2 जीरो आ गया, और 4 का 4 से गुणा, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा 17,600 घन सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस बेलन का आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 24 सॉल्व करना है। इसमें अथवा में भी 2 प्रश्न दिए हैं, सरल है, आप पढ़कर सूत्र लगाकर आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 25 पढ़ेंगे। अब देखो प्रश्न 25 है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख बनाइए। तो यहाँ पर हमें एक सारणी दी है और इस सारणी की मदद से हमें आलेख बनाना है। तो यहाँ पहले कॉलम में दिया है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, यानी कि पहले कॉलम में हमें वर्ग की भुजा दी हुई है, और नीचे हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी अगर भुजा 2 है तो क्षेत्रफल 4 होगा, भुजा 3 है तो क्षेत्रफल 9 होगा, भुजा 4 है तो क्षेत्रफल 16 होगा, इस प्रकार से। और मैंने चैप्टर में बताया था कि जब भी आपको सारणी में ऊपर वाला जो खाना दिया है वो हमेशा एक्स अक्ष को मानना है, जितने भी आंकड़े हैं वो सब हमें एक्स अक्ष में लिखने हैं, और नीचे वाले जो जितने भी आंकड़े हैं वो हमें कहाँ लिखने हैं, वाई अक्ष पर लिखने हैं, ठीक है। और ग्राफ बनाते समय मैंने बताया था कि नीचे वाली ये जो भुजा है ये हमारी एक्स अक्ष होगी, और ऊपर वाली ये जो भुजा है खड़ी भुजा ये हमारी वाई अक्ष होगी। और सबसे पहले हमें क्या करना है, पैमाना लेना है, और पैमाना कैसे लेना है, इस सारणी को देख कर लेना है। तो देखो ऊपर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4 5 6 लगातार 1 का अंतर है, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ हमने एक्स अक्ष पर जो एक खाना लिया है, एक्स अक्ष पर एक खाना जो लिया है वो 1 इकाई का लिया है, तो ये हमारी एक्स अक्ष हो गई है ना। और यहाँ पर देखो ये एक खाना हमारा 1 इकाई का हो गया, तो दूसरा खाना 2 का होगा, तीसरा 3 का होगा, चौथा 4 का होगा, इस प्रकार से हम आंकड़े जमा लेंगे। इसी प्रकार वाई अक्ष के आंकड़े जो है वो 4 से लगाकर 36 तक है। तो इसको ग्राफ को बनाने के लिए, इजी करने के लिए आपको एक खाना जो है, पैमाना वाई अक्ष पर एक खाना जो है वो 2 इकाई का लेना होगा। आप 4 इकाई का भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको इस प्रश्न को सरल बनाना है तो आप इसको 2 इकाई का लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ऊपर हमारा वाई अक्ष हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो मान दिए हुए उससे पॉइंट बनाएंगे। अब पॉइंट कैसे बनाना, तो देखो एक्स अक्ष पर हमें 2 चलना है, फिर वाई अक्ष पर हमें 4 चलना है। तो पहले हम एक्स अक्ष पर 2 चलेंगे, ये आ गए 2। अब वाई अक्ष पर हमें कितना चलना है, 4 चलना है, तो 2 से हम ऊपर 4 तक जाएंगे, और 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। एक्स अक्ष पर 2, फिर 2 पर आने के बाद वाई अक्ष पर 4, यानी यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा। फिर अगला पॉइंट देखो, एक्स अक्ष पर 3 चलो और वाई पर 9 चलो। तो एक्स अक्ष पर 3 चलेंगे और वाई अक्ष पर हम चलेंगे 9 पर, तो ये हमारा 9 कहाँ आएगा, देखो यहाँ 8 है और यहाँ 10 है,
तो 8 और 10 के ठीक बीच में क्या आएगा, 9 आएगा। तो 3 पे हमें 9 चाहिए, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 8 और 10 के बीच में। ठीक है, ये हमारा 9 हो जाएगा। फिर 4 पे 16 चाहिए, तो x अक्ष पर हम 4 चलेंगे और y अक्ष पर कितना चलेंगे, 16 चलेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें जो है 16 मिलेगा। तो यहाँ हम एक बिंदु पॉइंट बना लेंगे। अगर इसको आपको ग्राफ में समझना है कि ग्राफ में हम इसको कैसे करेंगे, तो मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ाए हैं प्ले लिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इसको ग्राफ में कैसे सॉल्व करना है, यानी एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है सही तरीके से, वो आप उसमें सीख लेना। मैं यहाँ पर रफली बता रहा हूँ। फिर देखो x अक्ष पर 5 चलना है और आंकड़ा हमें 25 मिलेगा। x पर 5 और y पर 25। तो x अक्ष पर हम 5 चलेंगे। अब y पर हमें 25 चलना है। तो देखो y पर 25 कहाँ मिलेगा, तो y पर हमें 25 जो है वो 24 और 26 के ठीक बीच में मिलेगा, यानी यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद देखो 6 पर हमें 36 चलना है, यानी x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर सीधा 36। 36 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ होगा। अब इन सभी पॉइंट को हमें मिलाना है। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट को मिलाता हूँ तो देखो 0 से मिलाने पर ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है, इस प्रकार का ग्राफ बनता है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ इनके निर्देशांक लिख सकते हो। तो देखो ये हमारा पॉइंट क्या है, x अक्ष पर तो 2 है और y अक्ष पर 4 है। ये पॉइंट हमारा x अक्ष पर कितना है, 3 है और y अक्ष पर कितना है, 9 है। फिर x अक्ष पर ये 4 है और 16 है। ये x अक्ष पर 5 है और 25 है। y अक्ष पर ये बिंदु हमारा x पर 5 है और y पर 25 है। और ये बिंदु x पर तो हमारा 6 है और y पर 36 है। तो इस प्रकार से आप इनके सारे निर्देशांक भी लिख सकते हो। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, उनका भी उत्तर हमें देना है। ठीक है, तो चलो उनका भी उत्तर देते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, क्या यह रेखिक आलेख है? तो यह हमारा रेखिक आलेख नहीं है, क्योंकि रेखिक आलेख जो होता है वो एक सीधी रेखा होती है, जबकि ये सीधी रेखा नहीं है। ये इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रहा है, ग्राफ मुड़ा हुआ है ना। फिर दूसरा इसमें प्रश्न है, यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है भुजा इंटू भुजा। ये सूत्र हम 7वीं में पढ़ चुके हैं। अब भुजा हमें कितनी दी है, 7, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की जगह 7 गुणा 7 आ जाएगा। तो 7 7 ही 49, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल वो हमें मिलेगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें अथवा में भी एक प्रश्न दिया हुआ है, तो दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। तो ऊपर वाला सरल है, आप वो कर देना अगर परीक्षा में आए तो इस प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर समाप्त हुआ। और अगर मेरे वीडियो लगातार आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।